बच्चा करीब 2-2,500 वर्ड अपने मदर टंग के अपने साथ लेके पैदा होता है। कि पेरेंटिंग डजंट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड। बेबी इन वूम इज कॉन्ग्जिनेंट। डिस्फंक्शनल फैमिली में जनरली ऐसा होता है कि आइदर मदर या द फादर में से किसी एक का ही अफेक्शन बच्चे को ज्यादा मिल पाता है। इट्स नॉट अ वेरी इक्वल पार्टिसिपेशन। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC यानी बेसिक फंडे क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल है हम, जनहित में जारी हैं हम। जैसा कि इस शो की प्रथा है, हम हमारे शो में बुलाते हैं एक्सपर्ट्स जो हमारे समाज के ज़रूरी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। तो बस इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग पे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, who is a general physician. Not many people know that he is also a storyteller and a writer and has been working on certain papers for quite some time. और आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के कुछ ऐसे मुद्दों पर जिनके बारे में लोग यूजुअली ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। वेलकम टू जनहित डॉक्टर जितेंद्र। पेरेंटिंग, if I'm not wrong, happens at multiple levels and stages. You know, वो biological भी होता है, physical भी होता है, mental भी होता है। इन stages में एक ऐसी बात होती है जो usually हम नज़रअंदाज कर देते हैं, neglect हो जाती है। एक ऐसा stage है जिसे हम prenatal stage कहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रीनेटल स्टेज एग्जैक्टली होता क्या है। यू नो, जिन लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, तो उनके लिए व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रीनेटल स्टेज। देखिए श्वेता जी, प्री नेटल स्टेज की जो बातचीत आजकल शुरू हुई है, जैसे आज आप टॉपिक इस पे कर रहे हो और हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं, पहले तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये आखिर इस टॉपिक पे बात हो ही क्यों रही है। हाँ, बिल्कुल। एक जनरल कंसेप्ट ये है, प्री नेटल मैं आपको पहले बता दूं, प्री नेटल इज कि बच्चे के पैदा होने से पहले 99.99% का कंसेप्ट यही है कि जब बच्चा पहली क्राई लेता है, दुनिया में पहली सांस लेता है, जिसके साथ वो अपनी पहली क्राई लेता है और उसकी कॉर्ड कटती है, वहाँ से वो एग्जिस्टेंस में आता है। और उसको पालना और उसको पेरेंटिंग देना या उसका पालन पोषण, उसको संस्कार देना, वहाँ से शुरू होता है। पर जो अब इश्यूज आ रहे हैं और जो फॉरेन में कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च करी है, कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, कुछ किताबें आई हैं और काफ़ी समय से चल रहा है काम, ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि आपका पालन पोषण बच्चे का उसकी कॉर्ड कटने के बाद नहीं, उसकी कॉर्ड कटने से पहले, जिस दिन वो बच्चे आपका फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग जो आपके यूटरस में प्लांट हुआ, उसके 5वें दिन से शुरू हो जाती है। 5वें दिन से जो मैं कह रहा हूं, ये एक बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है। साइंस में जो एकदम 100% प्रूवन है वो थर्ड ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 7th मंथ से लेकर 9th मंथ तक, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस पीरियड के जो बातें हैं वो बच्चे को याद होती हैं। एक इन जनरल रहता है कि बच्चा करीब 2-2,500 वर्ड अपने मदर टंग के अपने साथ लेके पैदा होता है। उनको फॉर्मुलेट करके सेंटेंस बनाने में उसे जो टाइम लग जाता है वो एक अलग बात है, वो उसकी लर्निंग पीरियड जो होता है, वो उसका लर्निंग पीरियड होता है। लेकिन वो इसीलिए उसको मदर टंग कहते हैं कि वो मदर से लेके आ रहा है, तो इट्स द मदर टंग। उसके बाद आपका ये समझ लीजिए कि बर्थिंग एक्सपीरियंस, तो बर्थिंग एक्सपीरियंस जो बच्चे का होता है वो भी उसको याद रहता है। डॉक्टर डेविड चैबलियन है, उनका पूरा वर्क है इसके ऊपर, उनकी किताब है द चाइल्ड रिमेंबर्स इट्स बर्थ। वो उस किताब में उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया है कि वो जो बर्थिंग एक्सपीरियंस है, यूट्रस से आपका सर्विकल कैनाल से पार होते हुए बच्चे का बाहर आना और उस दुनिया में उसको रिसीव किया जाना, ये बच्चे को याद रहता है। वो वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं करता, पर इस पीरियड का जो एक्सपीरियंस है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और उसके एक्शंस में कहीं ना कहीं लाइफ में वो इफेक्ट करता है। इस तरह की चीज़ें हैं।
जिन पे अब काम करने की लोगों को जानकारी आनी शुरू हुई है। हम लोगों ने भी इस पे अब अवेयरनेस फैलानी, डॉक्टर्स ने भी इस पे करना शुरू किया है कि पेरेंटिंग डजंट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड। द थिंग्स हैव पैराडिग्म हैज टोटली शिफ्टेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक था ये कि पेरेंटिंग डजंट स्टार्ट when the child is born, it starts way before it. It's way absolutely from the day the conception goes. उसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बच्चे पे इस बात का भी इफेक्ट पड़ता है कि कंसेप्शन की न्यूज माँ ने किस तरह से रिसीव करी और फादर ने किस तरह से रिसीव करी। ये दो लोग एक बच्चे की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। बिल्कुल। तो मदर ने जब आपका ये प्रेगनेंसी उसने टेस्ट किया, होम टेस्ट किया या कहीं से भी, शी गॉट अ न्यूज दैट शी इज प्रेग्नेंट, द वे शी रिएक्टेड, वाज शी जस्ट जंपिंग विद द जॉय और शी गॉट स्ट्रेस, शी स्टार्टेड क्राइंग कि ये क्या हो गया, अब मेरी जिंदगी में ये चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे, दैट्स ऑल। यहां से हो गया। एंड अदर पार्ट इज व्हेन दिस शी ब्रेक्स दिस न्यूज टू द फादर कि अब आप बनने वाले हैं, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? Was he jumping with the joy, and or he was just sitting like shocked? There are two type of shock: shock in joy and shock in really a shock. हाँ. कि क्या हो गया ये? How I am going to deal with it? एक वो unbelievable कि how I'm stressed. How I am going to deal with it? ये इतनी छोटी सी चीज है कि इससे बच्चे की साइकी पे इतना जबरदस्त असर पड़ता है कि लोग इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, क्या कहते हैं उसको आजकल, तो जेनजी, मैं बूमर हूँ, मुझे इतना पता है, जेनजी है या जो भी सो कॉल्ड जनरेशंस हैं, जेनजीओ के भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। हाँ। बच्चे भी 90s वाले जो होते हैं, हाँ मिलेनियंस कह लीजिए, जो 90 से 2000 वाले हैं, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पेरेंट बनने की लाइन में ये है। जेनजी अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, पर ये जितने भी हैं ये मांगते हैं प्रूफ। इनसे कोई बात करो तो इनको प्रूफ चाहिए। तो इनको प्रूफ देने के लिए जो मैंने भी आपको एक बुक बताई, ठीक है ना, वो है, और भी किताबें हैं, मैं भी टाइम के साथ अभी आपको याद करता मैं बता देता हूँ, जिनमें ऑलरेडी ये सब काम हो रखा है और लोगों ने वादा प्रूफ किया हुआ है। अगर आप देखें तो एक हमारा बहुत पुराना कल्चरल पार्ट था जो अब मिसिंग है हमारे यहाँ से, बट वेस्ट में अभी भी कंटिन्यू है। ओके, आई थिंक यू वुड हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड बेबी शावर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना, क्या करते हैं बेबी शावर में? यूजुअली मदर्स को गिफ्ट्स देते हैं उनको, दे shower the mother with love. Which month of the pregnancy? Usually it's the 8th month, 7th or 8th month. Exactly. It's after 7 months. Why? Why after 7 months? She's pregnant from last 7 months. Why after 7 months? I think because baby आने की excitement बढ़ जाती है उस time पर. No. No? Okay. Scientifically it is proven कि 7 months के बाद तो 100% बच्चे को याद रहता है। Okay. कि क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ, वो इतना डेवलप हो चुका है कि क्या हो रहा है चारों तरफ उसको पता है। तो प्री नेटल पेरेंटिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे उस पर भी हम लोग सिलसिलेवार चलेंगे, पर ये जो एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि 7 मंथ्स पे आप बेबी शावर करते हैं, उसका बेसिक जो भी आप गिफ्ट्स देते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, पार्टी करते हैं, सब रिलेटिव्स को बुलाते हैं, इनडायरेक्टली you are just consoling the child in the womb that darling, we are very happy to have you, and you are welcome not to the parents, even the whole society around us and the people around us are very happy to have you. It is just consoling an anxious soul that don't worry, everything is going to be fine and we are welcoming you. And I think इसीलिए मदर्स का भी काफ़ी केयर किया जाता है उस पूरे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में। इनफैक्ट फादर से भी अर्ज किया जाता है कि टेक केयर ऑफ योर वाइफ्स, बिकॉज शी इज़ नॉट द ओनली वन हु इज प्रेग्नेंट, आप भी पेरेंट बनने वाले हो। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। जी। फादर टेकिंग केयर ऑफ अ नर्सिंग मदर एंड द बेबी इनसाइड द वूम, एंड मदर टेकिंग केयर ऑफ द फादर एंड द बेबी इनसाइड द वूम। ये दोनों चीज का ये जो है, ये बच्चे को पेट में इतना अच्छा एक माहौल, एक कॉन्फिडेंस देता है, एंड फ्रॉम हेयर
you can say that this is the start of a loving family. Okay. कि baby knows that father is taking care of me and mother is taking care of father. It's a loving atmosphere outside, and I am being taken care in the womb only. I mean, उसको ये नहीं, बच्चे को ये नहीं पता होता, एक सोल को ये नहीं पता है कि मैं वूम में हूँ या बाहर हूँ. राइट. उसको ये पता है कि मैं इनके बीच में हूँ. वूम में आने से ही वो आपका पार्ट हो चुका है. वूम के बाहर आने के बाद वो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है. पर बच्चे के लिए तो मैं इनके साथ हूँ, इस तरह से सोचना पड़ेगा. जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो फिर हमें ये समझ में आता है कि बच्चा जो है वो एक लविंग फैमिली का, जो जैसे कहते हैं कि फाउंडेशन यहाँ से होता है कि फादर टेकिंग केयर ऑफ नर्चरिंग मदर एंड अ बेबी, एंड मदर टेकिंग केयर ऑफ फादर एंड बेबी. करेक्ट. आई थिंक इसी वजह से एटमॉस्फेयर, आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इवन चाहे वो अडल्ट हो, टीनेजर्स हो या फिर इवन बच्चे हो, जिस एटमॉस्फेयर में आप बड़े हुए हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहे हैं, उसका काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होता है आपके फ्यूचर पे एंड हाउ यू बिहेव व्हेन यू ग्रो अप. एक फैमिली जो थेफ्ट में इन्वॉल्व है, उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो बचपन से यही देख रहा है चारों तरफ. तो वो जिस दिन पहली चोरी करके आता है तो उसको शाबाशी मिलती है कि हाँ भाई शाबाश, शेर करके आ गया तू, ठीक है ना. तो उसके क्रिटिकल फिल्टर में ये डेवलप हो गया कि चोरी इज अब वो मेमोरी में जाके फीड हो गया, प्लेजेंट मेमोरी में. हाँ, कि प्लेजेंट मेमोरी एंड रिवॉर्डिंग है वो. रिवॉर्डिंग है. हाँ. तो वो चोरी की हर इंफॉर्मेशन को रिवॉर्ड की तरह सेव करेगा. एक पढ़ी लिखी फैमिली का बच्चा जिस दिन पहली बार चोरी करके आता है, इसके माँ बाप को गलती से पता लगता है किसी बच्चे की पेंसिल भी चुरा लाया है, तो जो हाल करते हैं घर वाले, तो उसके फिल्टर में ये फिक्स हो गया कि दिस इज अ बैड थिंग, ये गलत है. एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एसोसिएशन. और आपके सब कॉन्शियस माइंड में केवल 2 फोल्डर्स हैं. सारी इंफॉर्मेशन केवल 2 फोल्डर्स में सेव होती है. इट इज अ प्लेजेंट मेमोरी, इट्स अ पेन मेमोरी. तो सेम एक्ट किसी एटमॉस्फेयर में पेन मेमोरी में जा रहा है, सेम एक्ट किसी एटमॉस्फेयर में पेन मेमोरी में जा रहा है. प्लेजेंट मेमोरी में जा रहा है और पेन मेमोरी में जा रहा है. तो आप जो एटमॉस्फेयर की आप बात कर रही थी, उसका तो इतना सीवियर इफेक्ट पड़ता है कि क्या इफेक्ट है, क्या बच्चे का डेवलपमेंट है. और यही बात अब हम लोग प्रमोट करने लगे हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ एटमॉस्फेयर में जब वो सांस ले रहा है तब नहीं है, वो उस एटमॉस्फेयर में तब से है जब से वो पेट में. बच्चा जब पेट में होता है तो जो हमने साइंस में पढ़ा है, शायद 10th तक आपने मगर बायो पढ़ी हो तो मिनिमम 10th तक सब पढ़ते ही है जी. तो हमारे दिमाग में क्या है कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है. इस एक बच्चा है, एक सेल है, वो फर्टिलाइज हुआ, फिर वो डबल हुआ, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 16 हुए, इस तरह से सेल डेवलप करता गया, फिर धीरे ब्रेन बना, हार्ट बना, ये हुआ. तो एवरीबडी हैज एन आइडिया कि वूम में जो चल रहा है इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. राइट. बट इन एडिशन टू इट, वो आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ मेंटल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस. करेक्ट. बच्चा हर तरीके से ग्रो कर रहा है. इट्स नॉट जस्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गोइंग ऑन, वो हर चीज पे रिएक्ट कर रहा है चारों तरफ और हर चीज को एब्सॉर्ब कर रहा है. करेक्ट. तो ये इस तरीके से ये चीजें चलती हैं. तो वो बच्चा चूंकि हर तरीके से डेवलप कर रहा है, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना होता है कि हम कॉन्शियस भी होने की जरूरत नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ये करें, हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ये करें. नो, बस एक ही चीज करने की जरूरत है, खुश रहना. खुश रहना. आप कंसीव करने या बच्चा पैदा करने के लिए तब चलिए जब आप दिल से बच्चा चाहते हैं. इसी से आपकी एक लाइन याद आई. आपने एक बार जिक्र किया था कि जैसे आपने बताया ना कि जो पेरेंटिंग का फेज होता है इट स्टार्ट्स वे बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न. आपने इसी से रिलेटेड एक बात बोली थी कि पेरेंटिंग एक्चुअली स्टार्ट्स व्हेन यू थिंक ऑफ हैविंग अ चाइल्ड. वो बात सही है कि पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पेरेंटिंग फ्रॉम द वूम, ये तभी शुरू हो सकता है या तभी सक्सेसफुल हो सकता है व्हेन यू आर वेलकमिंग द चाइल्ड. करेक्ट. एब्सोल्युटली. एंड अनलेस यू आर वेलकमिंग अ चाइल्ड, आप किसी सोशल प्रेशर में, सास के ताने में, माँ के टोकने पे, और शादी कितने साल हो गए तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ तो अब कर ही लेते हैं एक बच्चा,
अगर आप इस तरह से बच्चा पैदा करने जा रहे हो, ये सोच करके कि इट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी, आई हैव टू जस्ट गेट रिड ऑफ इट, तो वो कहते हैं ना कि बेकार का काम बेकार का ही होता है, बिल्कुल। फिर वो बेकार के रिजल्ट्स लाता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर गिविंग 100% ऑफ योर्स। सबका ये मानना है कि जब वो बच्चा आ गया दुनिया में, उसके बाद हम उसको ये भी दे देंगे, हम उसको ये भी दे देंगे, और उसका कमरा ऐसा सजा देंगे। सब ठीक है, करिए आप, लेकिन मैं आपके इस शो के थ्रू, इस बातचीत के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब करिए, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ करना है। हाँ, करेक्ट। वहाँ से करना शुरू करिए, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप देखना चाहें तो बच्चा किन किन चीज़ों पर रिएक्ट करता है। बच्चा म्यूज़िक पर रिएक्ट करता है, बच्चा टीवी की साउंड पर रिएक्ट करता है, बच्चा आपके अगल बगल के ह्यूमर पे रिएक्ट करता है। वेरी सरप्राइजिंग टू नो, देयर इज अ वर्क ऑन इट कि बच्चा, एक रशियन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मिखाइल, पीडियाट्रिशियन थे, बहुत सीनियर वहाँ के और काफ़ी नोन, उन्होंने इस बात म्यूज़िक को लेकर के उन्होंने इतना इसको प्रूव किया कि बच्चा म्यूज़िक पे, किस तरह के म्यूज़िक पे कैसा रिएक्ट करता है। मतलब कुछ पेरेंट्स तैयार हुए तो उन्होंने रॉक म्यूज़िक तक को एक्सपोज किया, तो द मूवमेंट ऑफ बेबी से उन्होंने उसको रिलेट किया कि किस बेबी का क्या मूवमेंट, कौन सी म्यूजिक पे क्या है। तो ही सेड दैट ही हैज प्रूवन इन हिज बुक दैट आपका रॉक्स म्यूजिक है तो बेबी के अंदर के एनर्जी दूसरी है, एंड यू आर गोइंग फॉर अ ओशन साउंड, विंड साउंड, एक नेचुरल नेचर की आप केवल वीजिंग साउंड दे रहे हैं, और यू आर समथिंग ब्रीज की आवाज़ें बस जैसे ऐसे चल रही हैं। इट्स वेरी डिफरेंट। देयर इज़ ए अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी बुक में इसको लिखा है, कि बुक का नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ पर मैं आपको बता दूंगा अभी। उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि बेबी इन वूम इज कॉन्ग्जिनेंट। ओके, ही इज अवेयर, ही फील्स, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन 100 of times। सो ये मेन कंटेंट है कि प्री पेरेंटिंग कहाँ से शुरू होती है। सर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप एक फिजिशियन हैं जी। सो प्रीनेटल स्टडीज़ में कैसे आपका इंटरेस्ट जागा? वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़ स्टोरी। क्या स्टोरी क्या है, बस ये है कि डेस्टिनी जैसे कह लीजिए आप। आई एम रनिंग अ नर्सिंग होम सिंस लास्ट 21 years, एंड मे बी इट्स अ डेस्टिनी और समथिंग कि मेरी ब्रेड एंड बटर में 50% पार्ट गायनेकोलॉजी का हमेशा रहा, इवन दो माई वाइफ इज नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट। माई वाइफ इज अ होम मेकर एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दैट। बट बाई गॉड ग्रेस कुछ ऐसा हुआ, कुछ सीक्वेंस ऐसे रहे कि एट अ टाइम एटलीस्ट 2 से 3 गायनेकोलॉजिस्ट हमारे सेंटर के साथ जुड़ी रही। तो मैं पिछले 20-21 साल से प्रेग्नेंट लेडीज़, इनकी प्रॉब्लम्स, डिलीवरीज, पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम्स, मतलब डिग्री तो नहीं है लेकिन आधा पौना गायनेकोलॉजिस्ट हो गया हूँ। नॉर्थ इंडिया में आप प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट मेल बहुत एक्सेप्टेड नहीं है, वरना हो सकता है मैं बाद में पीजी करने चला गया होता जिस तरीके से हो रहा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलपमेंट्स आए, हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगने लगे कि आप लोग सिजेरियन ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये बेसिक कॉज था जिसकी वजह से मैं इस तरफ गया कि आप ज़बरदस्ती सिजेरियन कर रहे हैं। तो मैंने अपनी डॉक्टर से बात करी, जो 2-3 लोग डॉक्टर साथ, मैंने कहा डॉक्टर साहब कई केसेस में ऐसा हुआ है, लोगों का कहना है कि हमने ट्रायल नहीं दिया या ये नहीं किया, और एक बड़ा आम सा परसेप्शन है कि पैसा कमाने के लिए आपने सिजेरियन कर दिया। तो सारी डॉक्टर्स ने मुझे एक फीडबैक ये दिया कि डॉक्टर साहब देखिए ऐसा होता नहीं है, माना कि पैसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन हम अपनी डिग्री के साथ ऐसा अन्याय करते नहीं। बिल्कुल सही। और कुछ मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि बहुत पैसे के पीछे भागने वाले लोगों के साथ मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, मतलब ऐसे के लोगों से कभी हमारा बहुत कनेक्शन बन भी नहीं पाया। सब वही लोग थे मस्त मौला टाइप, हमारी तरह हरफन मौला कि हाँ हाँ ठीक है, पैसे को टारगेट करके काम नहीं करना है। तो पब्लिक को ये मैसेज कैसे दें? तो हमने फिर क्या किया, करीब 2016 के पास हमने अपने यहाँ नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के दाम बराबर कर दिए। है ना, बच्चा पैदा करने के पैसे हैं, बच्चा चाहे नॉर्मल पैदा होगा चाहे सिजेरियन पैदा होगा। बाय द वे आई लाइक टू टेल यू, नॉर्मल डिलीवरी में हमें सिजेरियन से ज़्यादा मेहनत करनी होती है।
ज़्यादा अलर्ट रहना होता है। तो हमने कहा चलो लेट इट बी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। उसके बाद भी कई केसेस ऐसे आए कि फीमेल इज एब्सोल्युटली फिजियोलॉजिकली नॉर्मल, ऑल द रिपोर्ट्स 9 months गोइंग परफेक्टली फाइन, गुड हाइट, वेल पेल्विस, वेरी फाइन पेल्विस, कोऑपरेटिव, पेशेंट इज कोऑपरेटिव। और हमने ट्रायल दिए ईमानदारी के, 16-16 घंटे के ट्रायल दे रहे हैं। कुछ में सर्विक्स ही डायलेट होके नहीं दे रही है, कुछ में सर्विक्स डायलेट होगी तो बच्चा डिसेंड नहीं हो रहा। मतलब उसके बाद हमारे पास 90% केसेस में हम लोग ये लिखने लगे, हमको ये लिखना पड़ता था अपने ओटी नोट्स में, कॉज ऑफ डूइंग सिजेरियन नॉन प्रोग्रेसिव लेबर। उसके बाद फिर कई बार ऐसा हुआ तो फिर हम लोग ने फिर बैठ के बात करी, तो डॉक्टर ने कहा देखिए डॉक्टर साहब, ये जो केसेस हैं इसमें सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ऐसा नहीं हो रहा, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, मेडिकली कोई जवाब नहीं है। अब घर वाले, उनके अटेंडेंट्स अगर हमें गलत निगाह से देखते हो तो देखते रहें, लेकिन हम इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, साइकोलॉजिकल रीजन या कोई तो वजह रही होगी। बस फिर वहीं से मैं शुरू हुआ इस तरफ जाने में। बाई चांस 2017 मुझे थोड़ा सा एक थ्योरी ऑफ माइंड की तरफ मेरा एक्सपोजर हुआ, स्ट्रेस किस लेवल पे जाके एक्ट करता है बॉडी में, उस पे मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब कुछ जा कर के स्ट्रेस पे रिलेट हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, ये 3 अलग अलग एंटिटीज हैं। कोई भी थॉट जो जनरेट होता है वो माइंड में जनरेट होता है, वहाँ से वो ट्रेवल करता है ब्रेन में। ब्रेन में उस पर एक रिएक्शन आती है जिसको कहते हैं इमोशन। आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है उससे रिलेटेड एक इमोशन होता है। Either you get sad, you get stressed, you get fear, you get joy, इस तरीके से। करेक्ट। ये जो इमोशंस हैं ये आपकी बॉडी फील करती है थ्रू हार्मोन्स। जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो स्ट्रेस की बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, सो योर होल बॉडी फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स राइट एंड थॉट्स थ्रू इमोशंस लीडिंग टू योर हार्मोन लेवल्स। करेक्ट। सो दिस स्ट्रेस which is generated by thoughts affects your body, and stress mein you are always you keep your body tight. This is the only explanation I got, which I could have explained to all those patients कि बॉस तुम डिलीवरी के लिए तो तैयार थे, 9 महीने बच्चा भी तुमने पेट में रख लिया, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो तुम मेंटल स्ट्रेस को अपने छोड़ नहीं पाए, and your body was reacting as a upright position. Right. तो cervix was not dilating, even dilating. तो second explanation ये है कि your child was listening to all the stress talks you had 9 months. वो बेचारा indirectly ये feel कर रहा है भाई कहाँ फंस गया यार, मैं पेट में हूँ तभी इतना परेशान है, मैं बाहर आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। क्या होगा, सही बात है। This is not a scientific term, but in a lighter tone you can explain it like that. तो इन पेशेंट्स पे काम करते करते फिर मैंने बाई चांस चूँकि गायनेकोलॉजिस्ट की वजह के रहमो करम की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज से एक्सपोजर बहुत रहा, तो मैंने कुछ पेशेंट्स पे ये एक गाइडेड मेडिटेशन देना शुरू किया। ओके। तो क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं सीख पाते हैं। अगर आप पहले से मेडिटेट करते आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रेस रिलैक्स कर लेते हैं, बट आप इतने स्ट्रेस में हैं और प्रेग्नेंट भी हैं, हजारों चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो उस टाइम आपसे कहें कि गो एंड डू मेडिटेशन, तो यू कैन नॉट, राइट। तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें हम आपको हेल्प करते हैं मेडिटेटिव स्टेट में जाने में। सर क्या ऐसे और भी तरीके होते हैं, जैसे स्ट्रेस रहेगा, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग चेंज दैट कम्स इनटू योर लाइफ जब आप कंसीव करते हो, व्हेन यू आर अबाउट टू बिकम अ पेरेंट। सो स्ट्रेस रहेगा, नेचुरली रहेगा, तो कोई ऐसे तरीके हैं अपार्ट फ्रॉम गाइडेड मेडिटेशन जिनसे आप उस स्ट्रेस से बाहर आ सको, या फिर यू कैन ओवरकम दैट स्ट्रेस? मैं आपकी इस जवाब देने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं। जी बिल्कुल। जो आपने भी एक सेंटेंस यूज़ किया कि मैं कंसीव, या नॉट यू बट कोई भी बंदी या कोई भी महिला जब कंसीव करती है तो स्ट्रेस तो होगा ही। दिस इज अ पैथोलॉजिकल थॉट। ओके। कंसीव करने पे स्ट्रेस क्यों होगा? वर्क हैज टू बी डन एट दैट लेवल। ओके।
क्यों क्यों? कोई बीमारी तो नहीं है ना ये, आप बीमार नहीं हुए हो, आप प्रेग्नेंट हुए हो, तो स्ट्रेस क्यों होगा? थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, काफी बड़ा चेंज आ रहा है लाइफ में। Overwhelming is something different. Getting stressed something very different. राइट, ओके। If you are happy कि such a good change is going to in my life, कुछ नहीं होगा आपको। But इसके पीछे मुझे लगता है कि आपके साथ अगर जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, ऐसा बहुत लोगों का होता है। इसके लिए हमें लगता है पूरी एक अलग टॉक ही करनी पड़ेगी कि जिसको मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये क्यों शुरू हुआ। डिलीवरी, giving birth to a child was never a part of stress in a woman's life. It started something around western world में ये शुरू हुआ करीब 100 years before Christ, or you can say not before Christ, it was करीब 100 years 200 years after Christ. ये एक वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आए थे उस ज़माने में, सोशल चेंजेस थे और रिलीजियस चेंजेस थे, जिसकी वजह से बर्थ जो है स्ट्रेस पार्ट कन्वर्ट हुआ। इंडिया में आई थिंक आई एम 72 बॉर्न, टिल 80s इट वॉज नॉट अ स्ट्रेस। वुमेन वर वेरी हैप्पी टू बी प्रेग्नेंट, और बहुत ही आराम से वो कंसीव कर रही थी और आराम से बच्चे हो रहे थे, किसी को कोई स्ट्रेस नहीं होता था। स्ट्रेस आना शुरू हुआ है पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब माँ बापों ने एक बहुत बड़ी गलती करी। वो थी कि अपनी लड़की से ये कहना कि तुम मेरा बेटा हो। जिस भी माँ बाप ने ये ऐसा कहा है कभी भी अपनी लड़की से कि तुम मेरा बेटा हो, उसने बेसिकली बेटी को अपलिफ्ट नहीं किया है, डिग्रेड किया है। क्योंकि नेचुरली भगवान ने जो हमको बनाया है, जो हम ह्यूमन बीइंग बनाए हैं, मेल और फीमेल, आदमी की कोई पोजीशन ही नहीं है फीमेल के आगे। मेल से कंपैरिजन करना एक फीमेल का कि मैं भी मेल हूं, वो अपने आप को डिग्रेड करना है, क्योंकि पावर ऑफ क्रिएशन मेल के पास नहीं है। वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। ही इज डिपेंडेंट ऑन अ फीमेल। जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उससे कंपेयर कर रहे हो। आपने जो नेचुरल भगवान ने आपको इतनी बड़ी चीज दी, उसको आपने एक तरफ किनारे कर दिया और आप कंपटीशन में लग गए उस आदमी के, उस पार्ट ऑफ नेचर से जिसके पास ये कैपेसिटी है ही नहीं। तो आप करियर में उससे कम्पीट कर रहे हो जिसको भगवान ने इस लायक समझा ही नहीं। क्या मैं तुम चलो कोई क्रिएशन कर लेना, बस तुम काम कर लेना, बस इसी लायक हो तुम। और जिनको क्रिएशन की वो मिली, उन्होंने उनसे कंपटीशन शुरू कर दिया, तो अपने को डिग्रेड किया ना। जी सही बात है। आप प्रोफेशन में किससे कंपीट करते हो? आपके चारों तरफ जो मेल हैं, उनको तो भगवान ने क्रिएट करने का कुछ दिया ही नहीं है। और उसमें जब आपकी प्रेगनेंसी आती है तो आपको स्ट्रेस होता है, बिकॉज यू टेक योर प्रेगनेंसी एज अ हिंड्रेंस इन योर ग्रोथ। बेसिकली वो ग्रोथ आप नजर देखने का नजरिया है, आप एक क्रिएशन को क्रिएट कर रहे हो, आर क्रिएटिंग अ लिविंग बीइंग। वो कितनी बड़ी ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ का उससे क्या लेना देना है? सही बात है। तो स्ट्रेस जो आपने कहा ना कि स्ट्रेस तो होगा ही, स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बिल्कुल। प्रेगनेंसी शुड बी, मतलब आपको मैं बताऊं, रशियन में जब आप ये प्रेग्नेंट वुमेन हो जब होती हैं आपके ये आफ्टर 7 months, तो उनकी चाल कैसी हो जाती है। आप आजकल की लड़कियां शर्माती हैं उस चीज़ से, बाहर निकलना नहीं चाहती, बाजार नहीं जाना चाहती कि हम बेढंगे हो गए हैं, क्योंकि पेट ऐसे आगे निकला होता है, यूं आगे तरफ, कंधे पीछे की तरफ चौड़े होते हैं और आप ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। नाउअडेज हम जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, फीमेल्स डू गेट शाई ऑफ इट, कि नॉट कंफर्टेबल विद इन मूविंग अराउंड इन दिस स्पेस। रशियन में इस चाल का नाम रखा गया है खदबा गोरदस्ता। खदबा गोरदस्ता का मतलब ये है, इट्स अ वॉक ऑफ प्राइड। ओके, इंटरेस्टिंग। कि आप शान से चल रहे हो। पेट में बच्चा है मेरे, आई एम क्रिएटिंग समथिंग, आई एम डैम प्राउड ऑफ इट, आई एम नॉट शाई कि मुझे देख करके लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में।
मेरे पेट में एक बच्चा है, आई एम गिविंग बर्थ टू अ न्यू लाइफ एंड आई शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. सो देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रेस. नोटेड. ये एक लंबी चीज है, तो हम लोग डिवेट कर गए थोड़ा टॉपिक से. लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि होगा ही, तो उसको डील कैसे करना. हाँ. वेरी सिंपल. आपको पेरेंटिंग स्टार्ट करनी है वूम में. मैं इस टॉक के कुछ आपको टेक अवे पॉइंट जैसे कहते हैं वो दे सकता हूं कि जस्ट क्लोज योर आइज, इमेजिन योरसेल्फ कि आप ही वो बच्चा हो. यू आर गेटिंग मी. और फिर आप अपने आप से वो सवाल पूछो कि क्या मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में लाने के लिए तैयार हैं. आपको खुद को जवाब मिलेगा कि आप उसके अगल बगल कैसी बातें कर रहे हो. करेक्ट. अगला क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्क एज अ चाइल्ड कि आर दे टेकिंग sufficient efforts to bring me in this world comfortably. तीसरा सवाल, is their family ready to accept me. आपने अपने बच्चे को चारों तरफ, होने वाले बच्चे को अपने चारों तरफ क्या साउंड किया है कि उसको ऐसा लगे कि वो वांटेड है. कि वो वांटेड. ठीक है. ठीक है ना. फिर आप उसको एश्योर कैसे करते हो, आप उसके साथ खेलते कैसे हो. यू जस्ट टैप योर टमी. ठीक है ना, हल्के हल्के यू जस्ट स्क्यूज योर टमी. सर, हम फैमिलीज की बात कर रहे थे जी. तो आजकल डिसफंक्शनल फैमिलीज की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं. सो क्या ऐसे फैमिली में ग्रो करना, ऐसे फैमिली में जन्म लेना बच्चे की साइकी पे किसी तरह का इम्पैक्ट डालती है? उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि ADHD जो है, आजकल बच्चों में ADHD के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. सो क्या ADHD के केसेस, डिसफंक्शनल फैमिलीज और कैसे वो ग्रो करते हैं, ये सब इंटर रिलेटेड है आपस में? मतलब व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? लेट अस डिवाइड योर क्वेश्चन इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज डिसफंक्शनल फैमिली, अदर इज ADHD. ओके. ADHD for viewers, attention deficit hyperactivity disorder. ये चीज जो आती है, ये हम कह सकते हैं कि अगर जो बेबी वूम के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रेस में बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कुछ की अपनी अनअवॉइडेबल कंडीशंस भी होती हैं कभी कभी, जिनको भाई कुछ घटना घट ही गई अगर चारों तरफ, तो आप उस पर रिएक्ट कर ही देते हो. तो समवेयर अंडरलाइंग ADHD का रीज़न ये है कि आपका जो वूम पीरियड ट्रेनिंग है या वूम पेरेंटिंग जो है, या स्ट्रेस डिलीवरीज कह लीजिए उनको आप, उनकी वजह से ये हो सकता है. डिसफंक्शनल फैमिलीज का क्या है कि उसमें अगर हम उस क्वेश्चन में जाएं तो उसके रीजंस वेरिएंट होते हैं. डिसफंक्शनल फैमिली में आपस में जो एडल्ट्स हैं उनके आपस में इमोशनल रिलेशंस कैसे हैं, कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस पे लोग कैसे रिएक्ट किए, और फिर वो कुछ डिफरेंसेस आ गए फैमिली में, तो वो हो जाते हैं, उसकी वजह से एक डिसफंक्शनल फैमिली खड़ी हो जाती है. डिसफंक्शनल फैमिली में जनरली ऐसा होता है कि आइदर मदर या द फादर में से किसी एक का ही अफेक्शन बच्चे को ज़्यादा मिल पाता है. इट्स नॉट अ वेरी इक्वल पार्टिसिपेशन that affects child psyche a lot. And again I will say that if the womb period was that baby was feeling that I'm not welcomed, तो आपने देखा होगा आजकल लोनली बेबीज की बहुत बढ़ गई है. किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, इंट्रोवर्ट्स हैं, बात ही नहीं करना चाहते. वो बहुत ज़्यादा अगर कम किसी से बात कर लेंगे तो मदर से सोशली मिंगल नहीं कर रहे हैं बच्चे. और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन पे वूम पेरेंटिंग का वो दिया गया है, ये भी एक पेपर है, दोज किड्स आर डू वेरी वेल सोशली. देयर इन सोशल इंटरेक्शन इज वेरी गुड. और जो स्ट्रेस पीरियड में जा रहे हैं उनके इस तरह के रिएक्शंस आते हैं कि लोनलीनेस की है. अरे आप यू कैन रिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू दिस थिंग. आप ये देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं, डिप्रेशंस बढ़ गए हैं, इवन सुसाइड अटेम्प्ट्स काफी बढ़ गए. सही बात है. आप इतने छोटे बच्चे में सुसाइड अटेम्प्ट हमने नहीं सुने थे. हमारे ज़माने में तो डिप्रेशन को भी लात मार के किनारे लगा दिया जाता था कि इतने छोटे बच्चे को डिप्रेशन ही नहीं होता. आई रिमेंबर इट्स इन लाइटर टोन. आई वॉज आई थिंक इन क्लास 3rd or 4th.
आई वेंट टू माई मॉम समर वेकेशन कि मैं बोर हो रहा हूँ। माई मदर रिएक्शन वॉज, इस उम्र में कोई बोर होता है? बस कुछ नहीं समझ में आता है, सड़क में दौड़ लो जा करके। बोर क्या होता है? तो बोर, लोनली, आउट ऑफ सोशल सर्कल, ये हमारे टाइम में नहीं था। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक तो दुनिया चेंज हुई है, नेट की वजह से इंडोर पॉपुलेशन बहुत, इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, सिटिंग एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हुई हैं। सोशल इंटरेक्शन बच्चों का फेसबुक पे सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा है, सोशल साइट्स पे, पर एक्चुअल सोशल इंटरेक्शन है नहीं। हाँ, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ऑनलाइन में जो बच्चे बहुत एक्टिव हैं, लग रहा है कि काफ़ी सोशल है, इनफैक्ट बड़े कॉन्फिडेंट हैं। असल ज़िंदगी में शायद वो इंटरेक्शन उनका उस लेवल पे नहीं रहता। देयर मोर ककून, मोर इंट्रोवर्टेड, मोर इंट्रोवर्टेड। यही है कि वो एक्चुअल दुनिया को फेस नहीं करना चाहते। और अगर आप इसके बेस में जाएं तो आपको मिलेगा यही कि वो पेरेंटिंग, अगर आप ढूंढें कि कहाँ गलती हुई, तो कहीं गलती नहीं हुई, वूम पीरियड में ही हो गया। उनको ये समझ में आ गया ज़्यादा लोगों से मिलना ही नहीं है, चारों तरफ माहौल अच्छा नहीं है, तो वो एक शेल बनाते हैं अपने चारों तरफ। तो वो शेल के साथ पैदा हो रहे हैं। और अगर आप ये देखें, अगर आप कंपेयर करें तो जिन सिचुएशंस में अब प्रेगनेंसी जा रही हैं और जिन सिचुएशंस में पहले प्रेगनेंसीज जाती थी, तो पहले जो चारों तरफ का माहौल था, बच्चे को निकल के लगता था भाई जल्दी जल्दी निकलो बाहर, इनसे भी मिलना है, इनसे भी मिलना है, इनसे भी मिलना है, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। यहाँ 9 महीने प्रेगनेंसी बीत जा रही है, किसी रिलेटिव की आवाज़ तक बच्चा नहीं सुन रहा। एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ आपको, उसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन और एनी रिलीजियस प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी चक्कर ये है कि जो साइंस की चीज़ें थी उनको रिलीजन के साथ इतना जोड़ दिया गया कि आज की तारीख में हम कोई साइंस की बात करते हैं तो वो टीकाधारी और सनातन धर्म और प्रमोशन पता नहीं क्या क्या हमारे साथ जुड़ जाता है। नॉट बैड इवन दैट, बट आई एम फर्स्ट गिविंग अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन। एक रस्म, बेबी शावर की बात करी थी मैंने आपसे। हाँ जी। एक रस्म हमारे यहाँ भी थी, गोद भराई, जिसमें ढोलकियाँ बजा करती थी, प्रसाद बांटा जाता था, एक सत्यनारायण की कथा सी होती थी, उसका अपना एक रिचुअल था, एक सेलिब्रेशन था वो, एक सेलिब्रेशन था, 7वें महीने पे ही होता था। सेम वहाँ बेबी शावर आज भी चल रहा है, यहाँ से गोद भराई गायब है। पिछले 10 साल 15 साल में मैंने नहीं सुना कि यहाँ फला घर में कोई गोद भराई की रस्म हुई है। क्या एश्योरेंस देंगे? प्लेजेंट साउंड्स, प्लेजेंट वाइब्रेशंस गए ही नहीं है, तो उस बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो सोशली क्यों एक्टिव होगा? करेक्ट। और जब सोशली एक्टिव नहीं होगा तो आपके ये सारे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है। तो सर बात कर ली हमने स्ट्रेस की, सो बस अब इसी से रिलेटेड मेरा आखिरी सवाल है आज का कि हमने ये तो पता चल गया कि स्ट्रेस है, या आपने ये बता दिया कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पर ऐसे क्या स्टेप्स हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि ये स्ट्रेस ना हो या ये स्ट्रेस कम हो सके? देखिए, आपका भी टेक बिल्कुल सही है कि ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड कहना है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पर है। और लाइफस्टाइल है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वर्क प्रेशर है, वर्किंग टारगेट्स हैं, तो हर चीज़ के अपने प्रेशर्स हैं। सबसे बड़ा प्रेशर तो यही है कि लेट मैरिजेस हैं, वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज जा रही हैं, तो उसका एक प्रेशर है। ऐसे में जो हम लोग रिकमेंड करते हैं या जो किया जा सकता है वो यही है कि आप प्रोफेशनल्स के साथ टाई अप करें, गाइडेड मेडिटेशन के सेशंस लें, और ये जो आपका वूम पीरियड है इसमें गाइडेड इमेजरीज और गाइडेड एफर्मेशंस जो आप अपने बच्चे को एक ट्रांस की स्टेट में जाकर के देते हैं। यू क्रिएट अ कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड इन दैट गाइडेड मेडिटेशन सेशन। तो आप उस बच्चे को काम करते हैं, आप उस बच्चे को एफर्मेट करते हैं कि यस यू आर वेलकम, ये अगल बगल की चीज़ें जो है यू शुड नॉट इंटरफियर, इनसे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, दीज आर द इशू वी विल हैंडल। इस तरह से आप अपने, जैसे आप एक छोटे बच्चे को गोदी में लेकर समझाते हैं, हाँ जी, वैसे ही आपने गोद में रखे हुए बच्चे को, पर यह है कि हाँ, मेडिटेशन ऐसी स्टेट में नहीं आप सीख पाएंगे उतनी जल्दी, तो आपको एक असिस्टेड मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने फील किया कि अपने पे एक्सपीरियंस है कि होता है, वो करें। और फिर उसके बाद एक पूरी सीरीज़ है उस काम की कि आप अच्छे अच्छे एफर्मेशंस दे रहे हैं अपने बच्चे को,
गाइडेड उससे आप पहले तो अपने आप को डिस्ट्रेस करते हैं, बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन लाइन डेवलप करते हैं और उसको काम करते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें आप सितार, ढोलक, तबला, इन सब चीज़ों का म्यूज़िक मतलब वो करना। इवन कि मैं बताऊं आपको, इन ज्यू कल्चर उनके पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की एक अलग किताब है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। Okay. कि वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को वही देते हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ये सॉल्व करें। और कई कल्चर्स में इस बात को लेकर के पहले से एक जैसे कहते हैं एक्सेप्टेंस है कि ये है। हमारे यहाँ एक बहुत ही मशहूर सी कहानी अभिमन्यु की कही जाती है। हाँ। काफ़ी कुछ सही भी है, काफ़ी कुछ मानी भी जाती है, लेकिन चलिए वो एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा। लेकिन आप म्यूज़िक कर सकते हैं, अफर्मेशंस दे सकते हैं, छोटी मोटी गैदरिंग्स कर सकते हैं घर में, जो है एक हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। आप ये एनिमेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आप वो हर काम जो बच्चे के पैदा होने के बाद उसको कूल करने के लिए या उसको एक शांत करने के लिए कर रहे थे, वो आप उसके वूम में रहते शुरू कर दें जी। और एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर के, असिस्टेड मेडिटेशन ले करके एक मेडिटेटिव स्टेट में जा करके आप उसके साथ एक कम्युनिकेशन लाइन डेवलप कर लें। इट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ यू। चलिए, तो काफ़ी कुछ जानने को मिला आपसे बात करके, एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर। आई होप अब पेरेंटिंग को लेके आपके भी बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे, एंड शायद आप सब समझ गए होंगे कि क्यों प्रीनेटल स्टेज इतना इम्पॉर्टेंट है पेरेंटिंग में, और क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जब आप कंसीव कर रहे हो उस पीरियड में आप खुश रहें, आपके आसपास में एक एटमॉस्फेयर रहे जहाँ पे सब खुश हैं, एंड यू नो सो द चाइल्ड फील्स वेलकम्ड। और क्यों ये ज़रूरी है कि आसपास वाले लोग जो कंसीविंग मदर्स हैं उनको भी यू नो दे शावर विद लव एंड ब्लेसिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली वो सारा प्यार, वो सारा आशीर्वाद उस बच्चे तक भी पहुंच रहा है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और हम लाते रहेंगे आपके लिए यूजफुल जानकारी, क्योंकि हम है जनहित में जारी। Also, don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. And if you have any suggestions for us, so you can send in your suggestions on the email ID given below. So बस आज के लिए इतना ही।